Good morning, students of IS second year. I am Mrs. Amrita Eka, and this is my third lecture session with you. पिछले क्लास में पिछले लेक्चर्स में रादर मैंने आप लोग को इंट्रोडक्टरी चैप्टर के बारे में बताया था. दैट वाज इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री, या विश्व इतिहास से मैंने आप लोग को परिचित किया था कि हम क्यों पढ़ते हैं, और जैसे इतिहास के बारे में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, उसका विभाजन, और देयर वाज डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, हाउ इट इज डन, ऑन व्हाट बेसिस इट इज डन. ओके, सो नाउ विल प्रोसीड विद अ न्यू चैप्टर. आज हम एक न्यू चैप्टर या अध्याय शुरू करेंगे जो कि है रोमन साम्राज्य. ओके, रोमन साम्राज्य आपने नाम सुना ही होगा, इसकी चर्चा सुनी होगी. तो रोमन साम्राज्य जो है विश्व का प्रथम प्राचीनतम साम्राज्य है. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एवर बिग एम्पायर, बिगेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड. एंड इसके बारे में जैसे जो शासक जो थे, जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, नाम तो सुना ही होगा. इनके शासन काल, इनकी अवधि, देयर रेन्स एंड देयर अचीवमेंट्स, और रोमन साम्राज्य का क्या कंट्रीब्यूशन था, और द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर. विल बी स्टडिंग ऑल दिस इन दिस चैप्टर. सो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर विल फर्स्ट सी द बैकग्राउंड. हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे. जैसे आपका चैप्टर का नाम है रोमन साम्राज्य. साम्राज्य जो है, और चैप्टर में जैसे आप लोग देखेंगे बुक में, तो इसे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहा गया है. एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. तो साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य एक देश द्वारा देशों के समूह को जब शासन किया जाता है तो उसे साम्राज्य कहते हैं. और द वन कंट्री हु रूल्स ओवर मेनी ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज एन एम्पायर. तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था. विश्व का प्राचीनतम, प्रथम कह सकते हैं, विश्व का प्रथम साम्राज्य था. और जैसे कि आरंभिक समाज में, जैसे कि आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपका शुरू हो चुका होगा, आई गेस. एंड उसमें जैसे कि पहले जो था, राजा का जो पद वो नहीं होता था, पुजारी ही जो रहते थे वही राजा का कार्य भी करते थे, वही धार्मिक कार्य पुजारी का कार्य भी करते थे. लेकिन धीरे धीरे ये जो पोस्ट है, ये जो पद है, इसमें विच्छेद हुआ, और देयर वाज डिवीजन ऑफ पावर्स. यानी कि अब धार्मिक कार्य जो है वो पुरोहित करते थे, यानी पुरोहित का कार्य सिर्फ धार्मिक कार्यों तक ही सीमित हो गया. वहीं जो राजा है वो प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक क्षेत्र, यानी जो सर्वोच्च स्थान जो है वो राजा को मिल गया, और वे देवता के प्रतिनिधि माने गए. तो इस प्रकार पुजारियों से जो पद उनका विच्छेद हुआ, तो इस प्रकार राजा का जो पद है उसमें उसका महत्व बढ़ा, उसे इम्पोर्टेंस मिला, और वो सर्वोच्च हो गया, सर्वोपरि हो गया. सो इन दिस वे there was division of powers between the priests and the kings. The priests on the one hand, they were restricted, or they were confined to one duty, that was performing religious or rituals only, whereas the king was all in all, he was the head of the state. He used to see various the administrative as well as the political and economic. All these powers were entrusted in the king, and he was the commander-in-chief of the army as well, and he was regarded as the representative of God. So all this, it increased the importance of the king, and thus the king's post became very important. इस प्रकार जो राजा का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया. राजा अपने साम्राज्य की स्थापना करने लगा, अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगा, विभिन्न देशों को वो अपने अधीन करने लगा, उस पर अधिकार करने लगा. और वो विभिन्न देशों पर जब एक राजा का शासन या एक देश का शासन होने लगा तो वो साम्राज्य कहलाया. तो इस प्रकार साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में आया. जहां तक रोमन साम्राज्य की बात है, अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप सभ्यता में यूनानी सभ्यता या संस्कृति जो है उसका जब पतन हुआ तो रोमन साम्राज्य का उदय होता है. यानी यूरोपीय संस्कृति में यूनानी और रोमन संस्कृति दोनों का बहुत ही महत्व है. यूनानी संस्कृति का जो पृष्ठभूमि है वो जो यूरोपीय संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है उसे तैयार करने का श्रेय जो है वो यूनानी और रोमन सभ्यता को जाती है. जब यूनानी सभ्यता का पतन हुआ, एक ओर उसका पतन होता है तो दूसरी ओर रोमन सभ्यता का उदय होता है. तो ये जो घटना जो रहती है, एक ओर जब रोमन संस्कृति सभ्यता का जब उदय होता है, जो वहीं दूसरी ओर यूनानी संस्कृति या सभ्यता का जब पतन होता है, तो ये विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ कहलाया जाता है. दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वेयर ऑन वन हैंड द Greek culture or civilization, it declines, while on the other hand the Roman civilization, it
comes into being or it rises, and both these civilizations or the cultures of both the civilizations, they prepared the background of the European culture or society. तो इस प्रकार ये बहुत एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और जहाँ तक रोमन साम्राज्य की बात आती है, जैसे मैंने कहा, इट्स एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जो आपके चैप्टर का नाम भी है। यूरोपीय रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप 3 महाद्वीपों और 3 कॉन्टिनेंट्स तक विस्तृत था। इसीलिए इसे चैप्टर का नाम इसलिए कहा गया है, या रोमन साम्राज्य जो था उसे एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स कहा गया है। जहां तक यूरोपीय संस्कृति के पृष्ठभूमि का, जैसे मैंने बताया, निर्माण का की बात आती है, यूनानी सभ्यता से हमें जैसे कला हो गया, विज्ञान, ज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, दर्शन हो गया, ये सारी जो चीजें मिली ये हमें यूनानी सभ्यता से मिली। वही जो अनुशासन है, गणतंत्र व्यवस्था है, संगठन है, देश प्रेम है, ये सारी चीजें हमें रोमन सभ्यता से मिली। On one hand, both these civilizations, they contributed in preparing the background of the European culture, while on the one hand, the Greek civilization, it contributed to European culture by giving us the philosophy, the knowledge of art, the knowledge of science, and while on the other hand, the Roman civilization or culture, it contributed us by giving us the principles of democracy, discipline, the army consolidation, the soldiers, the reorganization of soldiers, so etc. And the devotion, the love for the nation. All these were given by Roman civilization. So in this way, both have contributed in the background of the European culture. So इस प्रकार दोनों जो सभ्यताओं ने इसकी पृष्ठभूमि के निर्माण में बहुत ही योगदान हमें दिया है, बहुत ही सहयोग दिया है। तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार एक और यूनानी सभ्यता या संस्कृति ने ये सैद्धांतिक रूप दिया है या कॉन्स्टिट्यूशनल वे में से हमें दिया है, वहीं दूसरी ओर उसका व्यवहारिक रूप या प्रैक्टिकल फॉर्म जो है ये हमें रोमन साम्राज्य द्वारा दिया गया है। तो यही इसमें है। और जब यूनानी संस्कृति का पतन हुआ तो रोमन सभ्यता का उदय होता है और उसने बहुत सारे तत्वों को अपने में मिलाया। मेनी एलिमेंट्स वर आल्सो इंक्लूडेड ऑफ द ग्रीक कल्चर, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ग्रीको रोमन कल्चर, क्योंकि रोमन संस्कृति ने यूनानी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को भी अपनाया और बहुत सारे को हटा भी दिया, क्या कुछ परिवर्तित किया। तो इसलिए क्योंकि इसमें यूनानी और रोमन दोनों संस्कृतियों का मिलाप है और इट्स a mixture of elements of both the Greek and as well as Romans. That's why it's known as Greco-Roman culture. इसलिए इसे Greco-Roman culture कहा जाता है। तो ये है इसका बैकग्राउंड। और इस प्रकार जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार सारी नदियों का जो मार्ग है वो आकर सागर में समाप्त होता है, समुद्र में समाप्त होता है, उसी प्रकार जो सारी विश्व की जो सभ्यताओं की जो संस्कृति है वो रोमन सभ्यता में आके उसका अंत होता है। तो इस प्रकार रोमन सभ्यता जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस प्रकार इसका कैसे विकास होता है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द रोमन एम्पायर। So in the next class we'll continue about its stages of development और कैसे इस साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे अलग अलग शासक आए और कैसे उन्होंने राज्य किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So that's all for today. Thank you.